बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन, व्याख्याता, शासकीय MLV कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान अध्याय 20 गमन एवं संचलन की पुनरावृत्ति करेंगे। इस अध्याय में हम गति के प्रकार, पेशी, कंकाल तंत्र, संधियां या जोड़, पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा कि जीव अपने कुछ कार्यों के लिए या तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं या अपने अंगों को हिलाते डुलाते हैं, अर्थात संचलन जीवों का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। कुछ जीव सीलिया या पक्षमाप से गति करते हैं, कुछ जीव फ्लैजिला या कसाब से गति करते हैं, कुछ जीव जैसे कि हाइड्रा स्पर्शक या टेंटिकल्स के द्वारा संचलन करते हैं। मनुष्य अपने पाद अर्थात पैर, जबड़े, पलक, जीभ आदि को गतिशील कर सकता है। तो हम देखें वह संचलन जिसमें स्थान या स्थिति परिवर्तन होता है, ऐसे ऐच्छिक संचलनों को गमन कहते हैं, जैसे टहलना, दौड़ना, चढ़ना, उतरना, तैरना आदि। जबकि गति इससे थोड़ी भिन्न क्रिया है। गति वह क्रिया है जिसमें जीव का शरीर एक स्थान पर स्थिर रहकर अपने शारीरिक भाग या भागों की स्थिति में परिवर्तन करता है। उदाहरण के लिए पलकों का हिलना, जीभ का हिलना आदि। आइए अब हम गति के प्रकार देखते हैं। मानव शरीर की कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की गति प्रदर्शित करती हैं: अमीबीय, पक्षमाभी और पेशीय गति। हमारे शरीर में महाभक्षकाणु या मैक्रोफेजेस और श्वेताणु अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाएं रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं। हमारे शरीर में अनेक नलिकाकार अंगों में उपस्थित पक्षमाभ की समन्वित गति के कारण वायुमंडलीय वायु के साथ आने वाले धूल के कण और बाह्य पदार्थों को हटा दिया जाता है। कशाभिकाएं, इनके द्वारा शुक्राणुओं को तैरने में मदद मिलती है। हमारे पादों मीन्स पैरों, जबड़ों, जिह्वा आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक है। बच्चों, हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे ऊपर की ओर कंकाली पेशियां या स्केलेटल मसल्स हैं, जो कि हड्डी से जुड़ी हैं। इन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। दूसरे नंबर पे जो चित्र बना है वो हृदयक पेशियों या कार्डियक मसल का चित्र है। ये पेशियां हृदय की दीवार में पाई जाती हैं। तीसरे नंबर पर जो पेशियां आप देख रहे हैं, जिनमें तरकू के आकार की कोशिकाएं हैं, इन पेशियों को अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशियां कहते हैं। ये पेशियां उन अंगों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते, जैसे आहार नाल, श्वसन तंत्र आदि में पाई जाने वाली पेशियां। बच्चों, अक्सर परीक्षा में कंकाली पेशी और
हृदयक पेशी में अंतर पूछा जाता है। जैसा कि आप नीचे चित्र में कंकाली और हृदयक पेशी को देख रहे हैं। कंकाली पेशी उन अंगों में पाई जाती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां, और हृदयक पेशियां ये हृदय की दीवार में पाई जाती हैं और ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। कंकाली पेशियों की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और अशाखित हैं, जबकि हृदयक पेशी की कोशिकाएं शाखित और जाल जैसी दिखाई दे रही हैं। कंकाली पेशियों में एक कोशिका के अंदर कई केंद्रक होते हैं। हृदयक पेशी की एक कोशिका में एक या दो केंद्रक उपस्थित होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। कंकाली पेशियों में संकुचन धीरे धीरे लेकिन देर तक होता है। हृदयक पेशियों में संकुचन और शिथिलन लयबद्ध और जीवन पर्यंत होता है। आइए अब हम अनैच्छिक पेशी के बारे में जानते हैं। अनैच्छिक पेशियां वे पेशियां हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। ये पेशियां हमारे अंतरांगों जैसे कि आहार नाल, जनन मार्ग की भीतरी भित्ति में पाई जाती हैं। इन्हें हम आरेखित पेशी या चिकनी पेशी भी कह सकते हैं। इन पेशी की कोशिकाएं तरकू के आकार की होती हैं और प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और इनके चारों तरफ सार्कोलेमा की पतली लेयर होती है। तो कभी कभी यह प्रश्न भी आ जाता है कि ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक पेशी में अंतर लिखें। तो आपने तीनों पेशियों के बारे में जान लिया, तो आप आसानी से अंतर लिख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कंकाली पेशियां कंकाल या हड्डियों से जुड़ी होती हैं और प्रचलन तथा गति में मदद करती हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से इसकी संरचना देखते हैं। कंकाली पेशी कई पेशी बंडलों की बनी होती है और प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे या तंतु होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में कुछ गोलाकार पेशी बंडल दिख रहे हैं और उन पेशी बंडल के अंदर कुछ लंबी लंबी छड़ के आकार की रचनाएं पेशी तंतु दिखाई दे रही हैं। प्रत्येक पेशी रेशा या पेशी तंतु प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। इसकी इस झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं और इस पेशी कोशिका के अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। संरचनात्मक रूप से प्रत्येक पेशी तंतु अनेक गाढ़ी और हल्की पट्टियां पाई जाती हैं। कंकाली पेशियों में पाई जाने वाली गहरी पट्टियां ए बैंड कहलाती हैं और हल्की पट्टियां आई बैंड कहलाती हैं। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ए बैंड वाले भाग में मायोसिन नाम की रॉड्स हैं या मायोसिन प्रोटीन की बनी छड़ें हैं और आई बैंड वाले भाग में एक्टिन नामक प्रोटीन की बनी छड़ें हैं। इन बैंड या पट्टियों के मध्य में आपको एक एक आड़ी छड़ दिखाई दे रही होगी। इन छड़ों के दोनों तरफ एक्टिन की पट्टियां एकांतर क्रम में लगी हैं। इन छड़ों को जेड रेखा कहा जाता है और दो जेड रेखाओं के बीच का भाग सार्कोमियर कहलाता है। बच्चों,
अब हम पेशी संकुचन की क्रियाविधि समझते हैं। अक्सर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि पेशी संकुचन के फिसलन तंतु सिद्धांत या सर्पी सिद्धांत को समझाइए। पेशी गति की क्रियाविधि का सर्वमान्य सिद्धांत 1965 में हक्सले नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। यही फिसलन तंतु सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा जब कोई आवेश पेशी को पहुंचता है तो पेशी उत्तेजित हो जाती है और उसमें उपस्थित एटीपेज एंजाइम की मदद से जल अपघटित होकर ऊर्जा मुक्त करता है और इस ऊर्जा का उपयोग कर पेशियां संकुचित होती हैं। तो पेशियों के संकुचन की क्रियाविधि को आइए हम चित्र के द्वारा समझते हैं। आपको यहाँ 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहला चित्र पेशी की शिथिल अवस्था को दर्शा रहा है और दूसरे चित्र में पेशी तंतु संकुचित अवस्था में है। अब हम जानें कि पेशी शिथिल अवस्था में कब होती है। जब 2 जेड लाइनें एक दूसरे से दूर होती हैं तो सार्कोमियर का एरिया चौड़ा होता है। आप देख रहे हैं पहले डायग्राम में दोनों जेड लाइनें एक दूसरे से दूर हैं और सार्कोमियर का एरिया चौड़ा है। ऐसी अवस्था में पेशियां शिथिल अवस्था में हैं। जब संकुचन के आवेग आते हैं या संकुचन के आदेश आते हैं तो 2 जेड लाइन एक दूसरे के पास आ जाती हैं और सार्कोमियर का क्षेत्र सकरा हो जाता है। ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा 2 जेड लाइन पास आई हैं और सार्कोमियर का क्षेत्र कैसा हो गया है, छोटा हो गया है। और इस समय आई बैंड पर स्थित एक्टिन उसके सार्कोमियर में स्थित मायोसिन के ऊपर आ जाता है और एक एक्टिन का सिरा दूसरे एक्टिन के ऊपर आता है। अतः जब सार्कोमियर की लंबाई कम होती है तो पेशियां संकुचित होती हैं और जब 2 जेड लाइनें एक दूसरे से दूर जाती हैं और सार्कोमियर का एरिया चौड़ा होता है तो पेशियां शिथिल होती हैं। तो आपको पेशी संकुचन की क्रियाविधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसे हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने 1965 में बताया था। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे कंकाल तंत्र में कुल 206 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां हमारे शरीर को एक निश्चित ढांचा प्रदान करती हैं, साथ ही साथ हमारे विभिन्न अंगों में गति कंकाली पेशियों और इन कंकाल तंत्र की हड्डियों के कारण ही होती है। मानव के अंतःकंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अक्षीय कंकाल और दूसरा उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां होती हैं और ये हमारे अक्ष वाले भाग का कंकाल है जिसमें स्कल या करोटी या फिर हम खोपड़ी भी कह सकते हैं, उसमें 29 हड्डियां हैं। कशेरुक दंड या वर्टिब्रल कॉलम में 33, बच्चों में और वयस्क में 26 अस्थियां होती हैं। स्टर्नम में 1 और पसलियां 12 जोड़ी। इस तरह से अक्षीय कंकाल में कुल 80 हड्डियां होती हैं। इसी तरह उपांगीय कंकाल में कुल
26 अस्थियां होती हैं। उपांगीय कंकाल में क्या आएगा? हमारे उपांग अर्थात हाथ, पैर और अंश और श्रोणी मेखला, इसे हम उपांगीय कंकाल के अंतर्गत रखते हैं। अंश मेखला जो कि ऊपर की ओर होती है, दोनों हाथ अंश मेखला के गड्ढों में ही जुड़े रहते हैं। अंश मेखला 2 स्कैपुला और 2 क्लेविकल से मिलकर बनी होती है और श्रोणी मेखला जो कि आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, दोनों पैर की फीमर अस्थियां श्रोणी मेखला से ही जुड़ी हैं और श्रोणी मेखला में 2 ऑस इन्नामिनेट अस्थियां होती हैं। दोनों अग्रपाद में 30-30 बराबर 60 अस्थियां, अग्रपाद मीन्स हमारे हाथ, और दोनों पश्चपाद में 30-30 बराबर 60 अस्थियां, और इस तरह से मनुष्य में कुल 206 अस्थियां होती हैं और बच्चों में इनकी संख्या 213 होती है। आइए अब हम देखते हैं अस्थि संधि क्या है। तो वह स्थान जहाँ पर 2 या 2 से अधिक अस्थियां आपस में मिलती हैं उसे हम अस्थि संधि कहते हैं। अस्थि संधि वाले स्थान पर अस्थियों में गति हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। अस्थि संधि गति के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। पहला पूर्ण या चल संधि, दूसरी अपूर्ण संधि और तीसरी अचल संधि। पूर्ण या चल अस्थि संधि वह अस्थि संधि है जहाँ 2 अस्थियां आसानी से एक दूसरे के साथ गति कर सकती हैं। आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में आपको 2 अस्थियां दिख रही हैं और उनके बीच एक गुहा दिखाई दे रही है जिसे साइनोवियल कैविटी या साइनोवियल गुहा कहते हैं। इस गुहा के अंदर सिनोवियल या साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। ये 2 हड्डियां जब आपस में गति करती हैं तो उन्हें रगड़ से बचाती है। वृद्धावस्था में जब सिनोवियल द्रव की कमी हो जाती है तो अस्थियां आपस में टकराने लगती हैं और इससे अस्थि संधि वाले स्थान पर सूजन आती है। इसे आर्थराइटिस रोग कहा जाता है। अपूर्ण अस्थि संधि कशेरुकाओं या रीढ़ की हड्डियों में पाई जाती है और अचल अस्थि संधि स्कल या खोपड़ी की अस्थियों में होती है। इनके बीच बिल्कुल भी गति नहीं होती। पहला प्रकार जो हमने देखा था पूर्ण या चल अस्थि संधि, वो 5 प्रकार की होती है। गेंद और प्याला संधि, कब्जा संधि, फिसलन संधि, धुरी संधि और सैडल संधि। बच्चों, अभी हमने विभिन्न प्रकार की अस्थि संधियों के नाम पढ़े हैं। उन्हीं से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, निम्न अस्थियों से संबंधित संधियों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न है, घुटने की संधि। हमारे घुटने में कब्जा संधि पाई जाती है। जिस तरह दरवाज़ों में कब्जे होते हैं उससे दरवाजे केवल एक दिशा में खुलते हैं, इसी तरह हमारे घुटने और हमारी कोहनी में कब्जा संधि होती है। इसीलिए वह एक निश्चित दिशा तक ही खुल सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अंश मेखला की ग्लीनाइट गुहा के साथ ह्यूमरस की संधि
और श्रोणी मेखला की एसिटाबुलम नाम की गुहा के साथ फीमर की संधि क्या कहलाती है? तो ये दोनों संधियाँ कंदुक खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाती हैं, क्योंकि इनमें ह्यूमरस का सिर अंश मेखला की ग्लीनाइट गुहा में फिट होता है और फीमर का सिर, जो कि एक बॉल की तरह होता है, वह श्रोणी मेखला की एसिटाबुलम में जाकर फिट होता है। इसीलिए इसे गेंद और प्याला संधि कहते हैं। खोपड़ी या स्कल की अस्थियों में अचल संधि पाई जाती है और अंगूठे के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में सैडल संधि पाई जाती है। बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत एक प्रश्न आता है, सही या गलत लिखें या सत्य या असत्य लिखें। पहला प्रश्न है, एक्टिन पतले तंतु में स्थित होता है। उत्तर होगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, रेखित पेशी रेशे का एच क्षेत्र मोटे और पतले दोनों तंतुओं को प्रदर्शित करता है। उत्तर होगा असत्य, क्योंकि एच क्षेत्र केवल मोटे तंतुओं को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, मानव कंकाल में 206 अस्थियां होती हैं। उत्तर होगा सत्य। अगला प्रश्न, उरोस्थी या स्टर्नम शरीर के अधर भाग में स्थित होती हैं। उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न, मनुष्य में 11 जोड़ी पसलियां होती हैं। उत्तर है असत्य, क्योंकि मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। बच्चों, हमारे शरीर में 2 प्रकार के पेशी तंतु पाए जाते हैं। श्वेत पेशी तंतु, इनमें हीम प्रोटीन मायोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये सफ़ेद रंग के होते हैं। और लाल पेशी तंतु में हीम प्रोटीन मायोग्लोबिन होता है और इस कारण ये लाल रंग के होते हैं। श्वेत पेशी तंतु संकुचन तेजी से करते हैं पर जल्दी थक जाते हैं, जबकि लाल पेशी तंतु में संकुचन धीरे धीरे होता है पर ये लंबे समय तक कार्य करते हैं। हमारी आँखों की पलकों में श्वेत पेशी तंतु होते हैं और वो जल्दी थक जाते हैं, जबकि हमारी पीठ की मांसपेशियों में लाल पेशी तंतु होते हैं और वो जल्दी नहीं थकते। श्वेत पेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है और लाल पेशी तंतु में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है। बच्चों, आप चित्र में अंश मेखला और श्रोणी मेखला देख रहे हैं। कभी कभी अंश मेखला और श्रोणी मेखला में अंतर पूछा जाता है। तो आपने जब कंकाल तंत्र देखा था तब देखा होगा कि अंश मेखला दोनों हाथों को जोड़ने का स्थान देती है, जबकि श्रोणी मेखला दोनों पश्चपादों को जोड़ने का स्थान देती है। अंश मेखला बक्षीय गुहा के अंतरांगों की रक्षा करती है, जबकि श्रोणी मेखला गर्भाशय और दूसरे अंतरांगों की रक्षा करती है। अंश मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक क्लेविकल और एक स्कैपुला हड्डी होती है, अर्थात दोनों भाग में कुल 2 क्लेविकल और 2 स्कैपुला हड्डियाँ। इसी तरह श्रोणी मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में 3 अस्थियाँ होती हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो इस तरह से हमने अंश मेखला और
श्रोणी मेखला में अंतर जाना। बच्चों, पेशीय और कंकाल तंत्र में विकार आने से भी कुछ बीमारियां होती हैं। पहला, संधि शोथ या आर्थराइटिस। यह जोड़ों के सूजन की बीमारी है। दूसरा, अस्थिसुरिस्ता या ऑस्टियोपोरोसिस। यह उम्र संबंधित विकार है। इसमें अस्थियों में लवणों की कमी से अस्थि भंग या अस्थि के टूटने की संभावना प्रबल होती है। तीसरी बीमारी है गाउट। इसमें जोड़ों में यूरिक अम्ल के कणों के जमाव के कारण जोड़ों में शोथ या सूजन आ जाती है। अगली बीमारी अपतानिका। शरीर में कैल्शियम आयनों की कमी से पेशियों में तीव्र ऐंठन उत्पन्न होती है।